गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग केवीपीवाई 2020 एग्जाम का ऐसे स्ट्रीम का केमिस्ट्री पेपर को डिस्कस करेंगे। तो केवीपीवाई एग्जाम 31 जनवरी को कंडक्ट हुआ था और हम उम्मीद करते हैं काफी लोग का अच्छा गया होगा। जिनका अच्छा नहीं भी गया था कोई दिक्कत नहीं है। आज के क्लास के बाद आप लोग ये सीखिएगा कि जो इसी ईयर आपको क्लास 12th के लिए केवीपीवाई जो जिसका स्ट्रीम होता है एसएक्स उसके लिए कैसे प्रिपरेशन करना होगा आपको। आज का जो सेशन है केमिस्ट्री का सेशन उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपने जो 11th में गलती कर दी वो 12th में रिपीट नहीं करना है और 12th के केवीपीवाई एग्जाम के लिए आपको कैसे पढ़ना है। ध्यान रखिएगा 12th के केवीपीवाई एग्जाम में आपको बायोलॉजी के क्वेश्चन आंसर नहीं करने होंगे और वहां पे केमिस्ट्री का वेटेज 40 मार्क्स हो सकता है। अगर आपने सेक्शन बी में केमिस्ट्री ऑप्ट किया तो केमिस्ट्री का वेटेज 40 मार्क्स हो सकता है। तो अगर आप आज के सेशन को अच्छे से अटेंड करोगे और जो हम बता रहे हैं इंस्ट्रक्शन उसको फॉलो करोगे तो बहुत आराम से 12th में जब आप ट्वेल्थ में केवीपीवाई पेपर अटेम्प्ट करोगे तो आपको आराम से 40 में 35 मार्क्स तो आ ही जाएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है फिनॉल के एसिडिक स्ट्रेंथ पे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपको फिनॉल के एसिडिक स्ट्रेंथ पे। ये आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर का क्वेश्चन है ना। तो देखिए कैसे करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। जहां पे देखो यहां पर जो NO2 ग्रुप है वो दो तरह का ग्रुप होता है, एक होता है -I, एक होता है -M। मतलब ये इंडक्टिव इफेक्ट भी शो करता है, मेसोमेरिक भी शो करता है। NO2 यहां पे भी -I भी -M भी। OMe इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है क्योंकि O के पास लोन पेयर है तो ये +M ग्रुप है लेकिन -I है। इंडक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से -I ग्रुप है लेकिन रेजोनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से +M है। इस फेनॉल में तो कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच नहीं है। अब देखो आप पढ़े हो जो मेसोमेरिक इफेक्ट है वो केवल ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखिएगा। बेंजीन रिंग में मेसोमेरिक इफेक्ट केवल ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे होता है। तो ये तो जो मेटा पोजीशन है या ये मेटा पोजीशन है तो मतलब है यहां पे मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं होगा। याद रखिएगा बेंजीन रिंग में आपको जो मेसोमेरिक इफेक्ट है वो केवल ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे होता है। तो पैरा पोजीशन पे यहां पे पैरा पोजीशन है, यहां पे भी पैरा पोजीशन है, मतलब यहां पे मेसोमेरिक इफेक्ट होगा और यहां पे भी मेसोमेरिक इफेक्ट होगा। और आप ध्यान रखिएगा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इफेक्ट होता है मेसोमेरिक। आप ऑर्गेनिक में पढ़े होंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इफेक्ट तो आपको पता होना चाहिए स्ट्रॉन्गेस्ट होता है मेसोमेरिक, फिर होता है हाइपर कॉन्जुगेशन और उसके बाद इंडक्टिव। तो ध्यान रखिएगा मेसोमेरिक इफेक्ट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इफेक्ट। तो स्ट्रॉन्गेस्ट इफेक्ट है तो सब हम मेसोमेरिक को ही पहले कंसीडर करेंगे। तो देखो NO2 -M ग्रुप है तो -M ग्रुप है तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। तो ध्यान रखना यहां पे NO2 -M की इंटरेक्ट कर रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। और यहां पे OMe आपको +M की इंटरेक्ट कर रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, +M ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ कम करेगा। इसका मतलब थर्ड है आपको मोस्ट एसिडिक और सेकंड है लीस्ट एसिडिक। थर्ड है मोस्ट एसिडिक, सेकंड लीस्ट एसिडिक। ये सी ही ऑप्शन में है। ऐसे ही क्वेश्चन समाप्त हो गया। थर्ड मोस्ट एसिडिक, सेकेंड लीस्ट एसिडिक, क्योंकि मेसोमेरिक इफेक्ट स्ट्रॉन्गेस्ट इफेक्ट होता है उसको हम प्रायोरिटी देते हैं। अच्छा, और फर्स्ट और फोर्थ में डिसाइड करेंगे तो ध्यान रखना फोर्थ में NO2 मेटा पोजीशन पे है और यहां -I लग रहा है और -I ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है तो ये भी एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, यानी कि फोर्थ का एसिडिक स्ट्रेंथ फर्स्ट से ज्यादा होगा। तो थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा जब भी आपको कोई क्वेश्चन में रहेगा एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी का ऑर्डर, तो आप इन इफेक्ट्स को कंसीडर कीजिएगा, मेसोमेरिक, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव। समझ गए। और प्रायोरिटी देना है मेसोमेरिक को, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन को और फिर इंडक्टिव को। इंडक्टिव वीकेस्ट होता है और मेसोमेरिक स्ट्रॉन्गेस्ट। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सी है। अब देखिए प्रीवियस, अगर आप जब भी आप जेई का प्रिपरेशन कर रहे होंगे या नीट का प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आप
प्रीवियस ईयर कॉम्पिटिटिव बुक्स जरूर सॉल्व करते होंगे। तो इसी तरह का क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर जेई में 1996 में आया हुआ था। अगर आप सॉल्व करते हो, है ना, प्रीवियस ईयर बुक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, तो 1996 में एक क्वेश्चन आया था इस तरह का। तो अगर आप सॉल्व किए रहते तो आपको वो क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होता। इसीलिए ध्यान रखिएगा, अब नेक्स्ट ईयर जब केवीपीवाई एग्जाम दीजिएगा तो उससे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि उससे काफी हेल्प मिलता है। ठीक है ना। तो 1996 में भी इस तरह का एक क्वेश्चन आया था, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। अगर आपके पास इसका आंसर नहीं पता हो तो हमसे पूछ सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके आप उसका आंसर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था। देखिए इसमें पूछ रहा है कि कौन कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है। तो आप पढ़े हो, आप लोग जनरली ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए कायरल कार्बन देखते हैं। तो देखिए कायरल कार्बन किसमें किसमें है, यहाँ पे कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन उसको कहते हैं जो 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड हो। तो यहां पर मिथाइल है, यहां पर इथाइल है, यहां पे प्रोपाइल है और एक हाइड्रोजन है। तो 4 ग्रुप अलग अलग हो गया ना, तो ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। तो फिफ्थ किस किस ऑप्शन में है? फिफ्थ आपको इसमें है, ए में है, बी में है, सी में है, डी में नहीं है। तो डी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, डी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया क्योंकि डी में फिफ्थ ऑप्शन नहीं है। अब देखिए फोर्थ भी कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन है। और देखिए ये ग्रुप COH है, ये CH2H है, मतलब कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। आप पढ़े हो मेसोफॉर्म। मेसोफॉर्म तब होता है जब दो, है ना, 2 या 2 से ज्यादा कायरल कार्बन हो और कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री हो। तो यहां प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है क्योंकि एक ग्रुप COH है और ये ग्रुप CH2OH, तो जिसके चलते ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो बताइए फोर्थ ऑप्शन किसमें किसमें है? फोर्थ इस बी में है और ए में है, सी में नहीं है, तो इसको भी एलिमिनेट कर दिया। देखिए हमेशा ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ऑप्शन एलिमिनेशन से भी कीजिएगा तो क्वेश्चन करने में काफी आसानी होता है। तो हमने सी ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया क्योंकि सी में फोर्थ ऑप्शन नहीं था। अब बचा ए और बी। अब ए और बी में डिफरेंशिएट कौन करेगा? सेकंड करेगा। तो देखिए सेकंड, आप पढ़े हो ये चीज, है ना, ये ऊपर नीचे आप पढ़े होगे। ये देख लीजिए आप कि साइक्लो अल्केन अगर डाई सब्स्टिट्यूटेड हो, साइक्लो अल्केन डाई सब्स्टिट्यूटेड हो और ये ऊपर नीचे, देख लो ये ऊपर है नीचे, इसका मतलब है वेज डैश। क्या है? वेज डैश। तो ये देख लो आप, तो वेज डैश के चलते एक बात कर रहे हैं, इस मॉलिक्यूल में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अगर दोनों नीचे रहता या दोनों ऊपर रहता तो इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाता, लेकिन ऊपर नीचे के चलते कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, यानी कि सेकेंड भी ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। ठीक है ना, तो सेकेंड भी ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, तो यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपको? आंसर आपको ए हो जाएगा। अब जरा थोड़ा सा हम फर्स्ट और थर्ड के बारे में बता देते हैं। ये आप पढ़े होंगे, एलीन कहते हैं इसको। इसको क्या कहते हैं? एलीन। और ध्यान रखिएगा, एलीन ऑप्टिकल एक्टिविटी तब शो करता है, इस कंडीशन को याद रखिएगा, आप लोग क्लास में भी पढ़े होंगे। एलीन ऑप्टिकल एक्टिविटी तब शो करता है जब x नॉट इक्वल टू y एंड w नॉट इक्वल टू z। याद रखिएगा, एलीन ऑप्टिकल एक्टिविटी तब शो करता है जब x नॉट इक्वल टू y एंड w नॉट इक्वल टू z। तो यहां पर ये ग्रुप सेम हो गया ना, तो ये ग्रुप सेम होने के चलते प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाता है। क्या आता है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो जिसके चलते ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है। और फर्स्ट मॉलिक्यूल में एक चीज, एक देखिएगा, एक कॉन्सेप्ट है सेंटर ऑफ सिमेट्री का। COS है क्या? सेंटर ऑफ सिमेट्री। आप देख सकते हो, अगर यहां पर एक पॉइंट लो इस मॉलिक्यूल में और अपोजिट डायरेक्शन में मूव करो, आप अपोजिट डायरेक्शन में मूव कीजिएगा तो सेम ग्रुप मिल गया COH। सिमिलरली इधर से भी जाओगे और इधर से भी आओगे तो सेम मिल गया। तो मॉलिक्यूल में कोई पॉइंट खोज लो और उस पॉइंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने पे अगर सेम ग्रुप मिलता है तो उस पॉइंट को कहते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। फिर से ध्यान रखिएगा, कोई मॉलिक्यूल में कोई पॉइंट खोजिए और उस पॉइंट के अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल डिस्टेंस पे, अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल डिस्टेंस में मूव कीजिएगा और सेम ग्रुप मिलेगा। जैसे यहाँ COH मिल रहा है, यहाँ PH मिल रहा है, तो उस पॉइंट को सेंटर ऑफ सिमेट्री कहते हैं और सेंटर ऑफ सिमेट्री के चलते ये मॉलिक्यूल हो जाता है ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है ना?
हाँ ठीक है, सुश्वेता विवीर अग्रिम, सही है आप लोग का। तो फर्स्ट इसलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव है क्योंकि इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है, और थर्ड इसलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव है क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं तो 2007 में भी इस तरह का क्वेश्चन आया था। ठीक है ना, जेईई एडवांस्ड में आप देखिएगा। ठीक है ना, तो इस तरह का क्वेश्चन अगर प्रीवियस ईयर किए तो है क्वेश्चन 2007 में भी था और 2008 में भी था, जेईई एडवांस्ड का है दोनों क्वेश्चन। तो अगर आप ये दोनों क्वेश्चन किए होते तो इस सेकंड क्वेश्चन को करने में आपको काफी आसानी होता और हेल्प मिलता। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर जब आप केवीपीवाई, नेक्स्ट ईयर का इसी ईयर दीजिएगा, ये तो नेक्स्ट ईयर ऑलरेडी आ चुका है, तो इस साल दीजिएगा जब आप केवीपीवाई, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। ये तो बहुत इजी है ना। 1 डिग्री कार्बन उसको कहते हैं जो एक कार्बन से अटैच्ड है, 2 डिग्री कार्बन उसको कहते हैं जो दो कार्बन से अटैच्ड है, 3 डिग्री कार्बन उसको कहते हैं जो 3 कार्बन से अटैच्ड है। तो जैसे देख लो, इसमें तो सिंपल है। मिथाइल साइक्लोहेक्सेन आप देख लीजिए, है ना, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन आप देखोगे तो आप देख लीजिए, है ना, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन आप देखिए, तो जो ये कार्बन है, एक बात कर रहे हैं, वो 3 कार्बन से अटैच्ड है, 1 2 3, तो ये 3 डिग्री कार्बन हो गया। ये कार्बन जो है वो एक कार्बन 2 कार्बन 2 डिग्री कार्बन हो गया, और भी 2 डिग्री कार्बन है, और जो ये कार्बन है वो एक कार्बन से अटैच्ड है, इसलिए 1 डिग्री कार्बन हो गया। तो इस मॉलिक्यूल में मिथाइल साइक्लोहेक्सेन में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सारे कार्बन है। 2,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ये गड़बड़ हो गया, ये आप लोग गलती कर दिए। देखो, जो लोग 2,2 डाइमिथाइल कर रहे हैं वो आप देखिए, जो ये कार्बन है कितने कार्बन से अटैच्ड है, 1 2 3 4, तो ये 4 डिग्री कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन नहीं है। 3 डिग्री कार्बन 3 कार्बन से अटैच्ड होता है, तो ये तो 4 डिग्री कार्बन हो गया ना। क्वेश्चन में पूछ रहा है 3 डिग्री कार्बन, ध्यान से पढ़िए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो फिर से ध्यान रखिएगा, 1 डिग्री कार्बन एक कार्बन से, 2 डिग्री कार्बन 2 कार्बन से, 3 डिग्री कार्बन 3 कार्बन से अटैच्ड है। ठीक है ना। अब देखिए आप, और ये जो क्वेश्चन था डायरेक्टली एनसीईआरटी हाइड्रोकार्बन से उठाया था। एनसीईआरटी हाइड्रोकार्बन पेज पे साफ साफ दिया है। ये ओल्ड बुक न्यू बुक है ना, जरा पेज नंबर देख लीजिएगा अपने बुक के अनुसार कि नया एडिशन है कि पुराना एडिशन है, उसके अकॉर्डिंग पेज नंबर है। तो उसमें साफ साफ दिया है कि प्राइमरी कार्बन को 1 डिग्री कहते हैं, सेकेंडरी को 2 डिग्री, ठीक है ना, टर्सरी को 3 डिग्री और क्वार्टनरी को 4 डिग्री। ठीक है ना, तो उसी से दिया है, प्राइमरी कार्बन एक कार्बन से अटैच्ड होता है, सेकेंडरी कार्बन 2 कार्बन से, टर्सरी कार्बन 3 कार्बन से, और क्वार्टनरी कार्बन 4 कार्बन से। तो देख सकते हो डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से है ये। तो मतलब आपको जब केवीपीवाई प्रिपरेशन करना है तो एनसीईआरटी को देखना है और साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देखते रहिएगा अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, द कंपाउंड विच कैन बी प्यूरिफाइड बाय स्टीम डिस्टिलेशन इज। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, देख लीजिए आप, है ना। ये इसका आंसर एनिलीन होगा। इसका आंसर क्या है, एनिलीन। आप देखिए, अगर आपने एनसीईआरटी बुक पढ़ा है तो साफ साफ दिया है, देखिए स्टीम डिस्टिलेशन में साफ साफ दिया है आपको कि एनिलीन इज सेपरेटेड बाय, ठीक है, एनिलीन इज सेपरेटेड बाय, है ना। एग्जाम्पल ही दिया है एनसीईआरटी बुक में। देखिए क्या दिया, कौन से चैप्टर में, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक, जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर है एनसीईआरटी में, पेज नंबर है 350। ये में भी ओल्ड एडिशन के अनुसार है, अगर आपका न्यू एडिशन है तो 358 के आसपास देखिएगा, उसमें स्टीम डिस्टिलेशन टॉपिक देखिए। हाँ, नेमिंग वो गलत होगा, सही कह रहे हो, 1,1 होना चाहिए, बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, नेमिंग गड़बड़ है, क्या कीजिएगा, है ना, सही कह रहे हो, 1,1 होना चाहिए, 2,2 नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही आपका डाउट है। हाँ, तो देख लीजिए स्टीम डिस्टिलेशन जो एनसीईआरटी में साफ साफ दिया है, मतलब ये डायरेक्टली एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन उठाया गया है कि एनिलीन वाटर मिक्सचर से एनिलीन को सेपरेट करते हैं थ्रू स्टीम डिस्टिलेशन टेक्निक। तो डायरेक्टली आपको एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाया गया है,
ठीक है, तो क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठाया हुआ है। चलिए क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन देखिए, देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन देना, हाइड्रोकार्बन रहे और एसिडिक ये सब रहे, एसिडिक या बेसिक, तो थोड़ा सा आप हकेल्स रूल सोचिएगा। आप हकेल्स रूल पढ़े हो, एनसीईआरटी में हाइड्रोकार्बन में दिया है ना, प्लस आपको पढ़ाया भी गया होगा हकेल्स रूल, है ना। तो देख लीजिए, आप जो बी ऑप्शन है उसको देखो अच्छे से। आप बी ऑप्शन को अच्छे से देखोगे तो 2 हाइड्रोजन है, और अगर वो एक हाइड्रोजन लूज कर देगा तो ये क्या हो गया, जब एक हाइड्रोजन लूज कर दिया तो ये एरोमेटिक हो जाएगा ना, पढ़े ना हकेल्स रूल से। साइक्लिक कंपाउंड है, हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन कितना है, 2, 2 4, 2 6, यानी कि 4n + 2 = 6, है ना। ये जो नेगेटिव चार्ज है वो भी तो रेजिस्टेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उसको भी काउंट करेंगे। तो 2, 2 4, 2 6, तो n1 आ गया, ठीक है ना। तो ये आपको एरोमेटिक हो गया, और कॉन्जुगेट बेस एरोमेटिक हो गया, मतलब एसिड स्ट्रांग होगा। याद रखिएगा, कॉन्जुगेट बेस अगर एरोमेटिक हो गया मतलब कॉन्जुगेट बेस काफी स्टेबल है, मतलब एसिड स्ट्रांग है, तो इसका आंसर बी होगा, हकेल्स रूल से हो गया। तो जब भी आपको हाइड्रोकार्बन में एसिडिक बेसिक का क्वेश्चन रहे तो एक बार हकेल्स रूल से जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना, उससे क्वेश्चन करने में काफी हेल्प मिलता है। अब देख लो आप, ये इस तरह का क्वेश्चन आप कहां कर सकते थे, थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे तो जेईई एडवांस 2013 में भी पूछा था कि इस तरह का क्वेश्चन, देखो यही एग्जांपल भी दिया है, यही एग्जांपल भी है ना। सोडियम हाइड्राइड में से H- बेस की तरह करेगा, समझ गए। तो देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते तो डायरेक्ट इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ था, तो इसीलिए बोल रहे हैं कि जब भी इस तरह कंपटीशन पे बैठिएगा तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर कर लीजिएगा। चलो ये क्वेश्चन देखो, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था, समझ गए, ये तो चैप्टर 1 का क्वेश्चन था एक तरह से। देखिए क्वेश्चन क्या है, 1 लीटर वाटर गैस आपको दिया है 10 लीटर वेसल में। तो वाटर गैस आप पढ़ चुके हो, हाइड्रोजन चैप्टर में मिक्सचर होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का, दिया भी है इसमें। 1:1 का मिक्सचर है, क्या है, 1:1 का मिक्सचर है, यानी कि दोनों का जो मोल 1:1 रेशियो मोल में है, यानी कि बाई वॉल्यूम भी 1:1 होगा। तो देख लो, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिक्सचर को वाटर गैस कहते हैं, और उसका वॉल्यूम है 1 लीटर, है ना, उसका वॉल्यूम है 1 लीटर, और 1:1 मिक्सचर है, इसका मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया ½ लीटर, क्या हो गया, ½ लीटर, और H2 भी हो गया ½ लीटर। अब क्वेश्चन पढ़िए, एयर है 9 लीटर, जिसमें ऑक्सीजन है 20% बाई वॉल्यूम, तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 9 का 20%, विच इज इक्वल टू 1.8 लीटर, है ना। ऑक्सीजन आपको 9 लीटर एयर में 1.8 लीटर होगा एसटीपी पे। अब इसको हम हीट करते हैं, मतलब जो मिक्सचर है कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ हम हीट करेंगे, जिससे रिएक्शन होगा। तो पूछ रहा है कि मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एसटीपी पे मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या है। तो अब रिएक्शन देख लो, हाँ सही है, अभिवीर अग्रिम आपका सही है, CO + ½ O2 गिव्स CO2, ठीक है, यही होता है रिएक्शन। तो CO कितना है, ½ लीटर, और ऑक्सीजन कितना है 1.8 लीटर। आप लिमिटिंग रिएजेंट के प्रिंसिपल से देख सकते हो कि कार्बन मोनोऑक्साइड ही लिमिटिंग रिएजेंट है। कैसे, आप रेशियो ले लो, गैस के लिए आप रेशियो ले सकते हो वॉल्यूम अपॉन कोफिशिएंट, तो ½ लीटर अपॉन 1 हो जाएगा ½ और 1.8 अपॉन ½ हो जाएगा 3.6। तो छोटा रेशियो कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए ना है, तो वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, तो ½ लीटर कितना देगा, ½ लीटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम कितना मिल गया, ½ लीटर, है ना। आप पढ़े हो ना, गैस के लिए जो मोल्स का रेशियो होता है वही वॉल्यूम का रेशियो होता है, इसको याद रखिएगा। फॉर गैसेस रेशियो ऑफ मोल्स इज सेम एज रेशियो ऑफ वॉल्यूम। तो 1 मोल दे रहा है, 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, तो ½ लीटर गैस ½ लीटर CO2 देगा, ठीक है ना। अब देख लो आप, एसटीपी दिया है, तो एसटीपी पे नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है,
वॉल्यूम अपॉन 22.4, वॉल्यूम कितना मिला कार्बन डाइऑक्साइड का? हाफ, तो हाफ को आप 22.4 से डिवाइड कर दो, ये आंसर आ जाएगा सॉल्व करके 0.022। तो देख सकते हो ये चैप्टर 1 से काफी सिंपल क्वेश्चन था, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, बस इसमें कॉन्सेप्ट यही था। एक था लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम ये बोलता है कि फॉर गैसेस रेशियो ऑफ मोल्स इज सिमिलर टू रेशियो ऑफ वॉल्यूम, और दूसरा आपको बेसिक आइडिया लिमिटिंग रिएजेंट का होना चाहिए। ये दो कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आपसे ये क्वेश्चन आराम से हो जाता है ना। आप देखिए इस तरह का सिमिलर क्वेश्चन कहां था, जेई मेंस में आया था, 2016 जेई मेंस में आया था इसी तरह का। ये क्वेश्चन नहीं था, इससे थोड़ा डिफरेंट था, लेकिन इसी तरह के कॉन्सेप्ट बेस्ड था। मतलब अगर आप ये क्वेश्चन किए होते तो जो केवीपीवाई में क्वेश्चन आया था उसको करने में आपको जरा सा भी दिक्कत नहीं होता। सिमिलर क्वेश्चन नहीं है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है उससे, लेकिन अगर आप ये किए होते तो वो तो आराम से हो जाता। ठीक है ना। तो जो जो क्वेश्चन हम शेयर कर रहे हैं वो आप लोग खुद से कर भी लीजिएगा, ठीक है ना। उसका आंसर आप बुक से भी खोज सकते हैं या हम लोग से भी मांग सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है आपको मेटल वर्क फंक्शन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। किसका क्वेश्चन है ये? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। तो आप पढ़े हो लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी होता है जब एनर्जी ऑफ फोटोन, क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। आप पढ़े हो, आपको पता होगा लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी होता है जब एनर्जी ऑफ फोटोन इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। तो वर्क फंक्शन दिया है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वर्क फंक्शन मेटल कर दिया है आपको 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, और 2 फोटोन दिया है, उसका वेवलेंथ दिया है। तो एक चीज याद रखिएगा, आपको हम बता रहे हैं, ये शॉर्टकट है, इसको याद रखिएगा। फोटोन का एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना, फिर से सुन लो, अगर फोटोन का एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना हो तो एक फॉर्मूला होता है 1240 अपॉन वेवलेंथ इन नैनोमीटर। फिर से बता रहे हैं, अगर आपको फोटोन का एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है तो एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है 1240 अपॉन वेवलेंथ ऑफ फोटोन इन नैनोमीटर। तो देख लो, पहला का वेवलेंथ क्या है 400 नैनोमीटर, तो पहले फोटोन का हो जाएगा एनर्जी 400 से डिवाइड कर दो 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉल्व कर लोगे तो 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। और दूसरे फोटोन का वेवलेंथ दिया है 800 नैनोमीटर, तो दूसरे के लिए भी आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो 1240 अपॉन 800, सॉल्व कर लीजिए 1.55 आ जाएगा, 1.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जैसा कि हम आपको बताएं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी होता है जब एनर्जी ऑफ फोटोन इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। तो वर्क फंक्शन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि सेकंड इस केस में 800 नैनोमीटर वाले के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं, फर्स्ट केस के लिए ही होगा। तो अब आप ऑप्शन चेक करते हैं, ये गलत हो गया। जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं 800 नैनोमीटर वाले के लिए तो फोटो इलेक्ट्रॉन का हम बात ही नहीं कर सकते हैं। सेकंड देखो, 400 नैनोमीटर लाइट गिव्स राइज टू लेस एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन्स, देखो ये भी गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि 800 वाला में तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं, समझ गए। जब तक देखो एनर्जी ऑफ फोटोन वर्क फंक्शन से बड़ा नहीं हो तब तक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं, तो हम फोटो इलेक्ट्रॉन का बात ही नहीं करेंगे। सी सही है, सी इसलिए सही है क्योंकि 400 नैनोमीटर वाले के लिए जो एनर्जी ऑफ फोटोन है वर्क फंक्शन से ज्यादा है, तो केवल सी केस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। और डी वाला इसलिए गलत है क्योंकि फिर से वही कहानी, जब एनर्जी ऑफ फोटोन वर्क फंक्शन से कम है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होना ही नहीं है, तो इसलिए आंसर सी है इसका। तो बस इसमें यही कॉन्सेप्ट था कि आपको बस ये चेक करना था कि किसमें एनर्जी ऑफ फोटोन वर्क फंक्शन ऑफ मेटल से ज्यादा है, बस यही था। बाकी ऑप्शन ऐसे ही कंफ्यूजन के लिए था। अब देखिए ये क्वेश्चन कहां से आप, है ना, आप देखो एनसीईआरटी में साफ साफ देख लो, एनसीईआरटी में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का थर्ड पॉइंट पढ़ लेते तो आपको दिक्कत ही नहीं होता, है ना। थर्ड पॉइंट साफ साफ दिया है कि जब तक फ्रीक्वेंसी जो होता है इंसिडेंट लाइट का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा नहीं होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होना। मतलब वही है कि जो एनर्जी ऑफ फोटोन है ग्रेटर देन वर्क फंक्शन ऑफ मेटल नहीं होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये क्वेश्चन देखिए, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। अगर आप केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़े हैं आप लोग, तो इसमें साफ साफ बताया जाता है कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। आपको बताया जाता है साफ साफ कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो देखिए उसी पे क्वेश्चन है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे। पहला क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। बिल्कुल गलत। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर पे तो डिपेंड करता ही है, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। सेकंड पॉइंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेल्स हाउ फार, नहीं गलत है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये बताता है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा, उसको रेट ऑफ रिएक्शन से मतलब नहीं होता, इसको याद रखिएगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये बताता है कि इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या है, उसको रेट ऑफ रिएक्शन से मतलब नहीं है। रेट ऑफ रिएक्शन केमिकल काइनेटिक्स में आता है और ये थर्मोडायनेमिक्स का है, तो इसलिए बी भी गलत हो गया। सी लिखो, एट इक्विलिब्रियम द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन स्टॉप्स। ये भी गलत है, बिल्कुल गलत है। इक्विलिब्रियम के कैरेक्टरिस्टिक है कि इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर। इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर, आप पढ़े हो। इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन स्टॉप नहीं करता, तो इसलिए गलत है। और डी, इक्विलिब्रियम इज इंडिपेंडेंट ऑफ, हाँ बिल्कुल सही है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट समझ गया, सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, उसको इससे मतलब नहीं है कि आप रिएक्टेंट साइड से स्टार्ट करो कि प्रोडक्ट साइड से स्टार्ट करो। इक्विलिब्रियम पे फाइनली वही कंसंट्रेशन आना है, तो इस चीज को याद रखिएगा। तो मेन जो पॉइंट था इसमें ही है कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और किसी पैरामीटर पे डिपेंड नहीं करता है। बहुत बेसिक क्वेश्चन था। और देखिए ये क्वेश्चन आपको कहां मिल सकता था, वैसे तो बहुत बेसिक पॉइंट है, ये सबको पता होना चाहिए। आपको एनसीईआरटी बुक में दिया है एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, आप चेक कर लीजिए इक्विलिब्रियम चैप्टर में एप्लीकेशन में दिया हुआ है ना। वहां पे आपको साफ साफ दिया है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। थर्ड पॉइंट है ना, अब कोई पर्टिकुलर रिएक्शन पे उसका वैल्यू फिक्स्ड होता है। एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू फिक्स्ड होता है, चाहे फॉरवर्ड से स्टार्ट करो चाहे बैकवर्ड से स्टार्ट करो। ठीक है, तो ये सब डायरेक्ट देख रहे हो या फिर देखो, मतलब जो भी क्वेश्चन है आपको 2 ही 3 जगह से मिल जा रहा है, एक एनसीईआरटी से और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, और कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं आता। तो इसीलिए जब आप 12th में केवीपीवाई दोगे तो इस चीज को याद रखिएगा कि एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व करना है और एक एनसीईआरटी बुक को वर्ड बाय वर्ड पढ़ना है और नोट्स, टीचर का नोट्स, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो है ना, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो ग्राफ का आपको पता है, आपको फॉर्मूला पता है ना, कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का वैल्यू होता है स्क्वायर रूट ऑफ 2RT बाई एम, है ना। एवरेज स्पीड का वैल्यू होता है स्क्वायर रूट ऑफ 8RT बाई पाई एम, है ना। और VRMS होता है आपको स्क्वायर रूट ऑफ 3RT बाई एम। मतलब क्या है, V मोस्ट प्रोबेबल सबसे छोटा होता है, VRMS सबसे बड़ा होता है। तो V मोस्ट प्रोबेबल सबसे छोटा किस ऑप्शन में है, इसी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में, है ना। आपको एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी है, तो इधर आते जाओगे, राइट साइड आते जाओगे तो वेलोसिटी बढ़ता जाएगा। तो आरएमएस सबसे बड़ा होता है, तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, है ना। इस साइड आओगे वेलोसिटी बढ़ेगा, ये सही है, ये सही, आरएमएस सबसे ज्यादा है। लेकिन दिक्कत क्या है, ये वी बार मतलब वी एवरेज है, वी बार का मतलब है वी एवरेज है, और एवरेज वेलोसिटी मोस्ट प्रोबेबल से छोटा होता है, बड़ा होता है, सॉरी बड़ा होता है। तो मोस्ट प्रोबेबल इधर जाएगा और वी बार इधर आएगा, मोस्ट प्रोबेबल सबसे छोटा होता है, ये सही है। ये तो काफी सिंपल क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड था। और वैसे जो नए वाले एनसीईआरटी है उसमें ये ग्राफ भी दिया हुआ देख सकते हो, जिसके पास नया एनसीईआरटी का एडिशन होगा स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में, इसका ग्राफ भी दिया हुआ है, डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। और जिसके पास पुराना एनसीईआरटी बुक है वो पीछे देख लीजिएगा, बुक 1 है उसके लास्ट में देख लीजिएगा आप, कुछ इराटा अपेंडिक्स टाइप है, अपेंडिक्स में सब ग्राफ दिया है, समझ गए। तो ये ग्राफ तो जो नया एडिशन है उसमें डायरेक्टली टेक्स्ट बुक में दिया है, और जो पुराना एडिशन है उसमें जो बुक 1 क्लास 11th का उसके एंड में जो अपेंडिक्स है उसमें दिया हुआ है। सिंपल क्वेश्चन था ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है क्वांटम नंबर का। कॉपर के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर बताना है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना।
आपको कॉपर का पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, आपको पता है कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल होता है ना। तो ये आपको पहले ये पता होना चाहिए। आर्गन 3d10 4s1 हम अरेंज कर दिए हैं, ठीक है। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल होता है क्योंकि फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होते हैं। और पूछ रहा है अनपेयर्ड, तो अनपेयर्ड तो 4s में ही ना है, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4s में ना है, तो 4s1 तो क्या क्वांटम नंबर होगा n4। n4 किसमें किसमें है, n4 इसमें है, n4 इसमें है। s के लिए l क्या होता है 0, l होता है 0, यानी कि यहां l1 है, गलत हो गया, यही सही होगा, c होगा आंसर। क्या होगा c। क्यों, क्योंकि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4s ऑर्बिटल में ना है, और s ऑर्बिटल के लिए l0 होता है और n4 है, ये l1 दे दिया है, l1 तो p ऑर्बिटल के लिए होता है, इसलिए गलत हो गया, आंसर सी है। काफी सिंपल क्वेश्चन था, है ना। ये तो काफी सिंपल क्वेश्चन था। इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारे बुक्स में दिया रहता है। वैसे रेफरेंस के लिए प्रीवियस ईयर जेईई एडवांस में आप देखोगे 1989 में भी एक क्वेश्चन पूछा था इस तरह से कि जो क्लोरीन का जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसका क्वांटम नंबर क्या है। तो वो ये भी बिल्कुल कॉपर वाले की तरह ही है। अगर आप ये क्वेश्चन किए रहते तो वो क्वेश्चन करने में आपको बहुत आसानी मिलता। वहां यहाँ क्लोरीन का बात कर रहा है, उसमें कॉपर का बात कर रहा है। वैसे इस तरह का क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में भी है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर ना भी करते एक बात कर रहे हैं और एनसीईआरटी किए रहते तो भी वो क्वेश्चन हो जाता। नेक्स्ट 11th, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पूछ रहा है इनमें से सबसे ज्यादा पोलर मॉलिक्यूल कौन है। तो पोलर मॉलिक्यूल के लिए हम डाइपोल मोमेंट चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, डाइपोल मोमेंट। और आपको पता है डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। डाइपोल मोमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। तो देखो सबसे पहले AlCl3 का स्ट्रक्चर देखो। AlCl3 होता है ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर है मतलब 3 वेक्टर 120 पे। क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एल्यूमिनियम से ज्यादा होता है तो ये 0 हो जाएगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड भी देख लो, है ना, 4 बॉन्ड है 109 डिग्री 28 मिनट्स पे और सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। और क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होता है, चारों सिमेट्रिकल है 109 डिग्री, यहां भी 0 हो जाएगा। ACCl6 देख लो। अब ये पता होना चाहिए आपको, ये कंफ्यूजन कर सकता था, आपको पीरियोडिक टेबल नहीं पता है। पीरियोडिक टेबल में पता है आपको ऑक्सीजन, उसके नीचे सल्फर, उसके नीचे सेलेनियम। तो आपको ये पता होना चाहिए था कि सेलेनियम ग्रुप 16 को बिलोंग करता है। तो ग्रुप 16 मतलब 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आप ये कर सकते हो AC Cl 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 Cl, ऊपर Cl नीचे Cl, मतलब रेगुलर ऑक्टाहेड्रन। तो रेगुलर ऑक्टाहेड्रन में क्या होगा, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो ये भी 0 हो गया। बचा AsCl3। तो यहां भी आपको पीरियोडिक टेबल पता होना चाहिए। आर्सेनिक बिलोंग्स टू ग्रुप 15, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक। तो ग्रुप 15 को बिलोंग करता है तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। तो आप देख सकते हो आर्सेनिक है, एक लोन पेयर हो जाएगा Cl Cl Cl। तो बेसिकली क्या है, आप देख सकते हो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आर्सेनिक से ज्यादा होता है और लोन पेयर का ऊपर चल जाएगा। तो जो लोन पेयर का डाइपोल है वो बॉन्ड पेयर के डाइपोल इससे कैंसिल आउट नहीं होगा। तो यहां पर डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। समझ गए। बेसिकली क्या है, जो 3 एग्जांपल था ABC, उसमें डाइपोल मोमेंट 0 हो जा रहा था क्योंकि मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल था, कोई लोन पेयर नहीं था। AsCl3 में एक लोन पेयर के चलते मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल नहीं है, मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल नहीं है, एज अ रिजल्ट डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन था क्योंकि बस एक ही मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो है, बाकी 3 में 0 है। तो आंसर डी हो जाएगा। हाँ सही है आपका, अग्रिम सुश्वेता विवीर आप लोग का सही है। प्रीवियस ईयर में देख लो, ये भी आया था जेई मेंस में। ये जेई मेंस का क्वेश्चन है 1989 का, इसी तरह का क्वेश्चन है ना। वैसे तो डाइपोल मोमेंट का बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस किए हुए हो, तो इस तरह का भी क्वेश्चन करते तो उस क्वेश्चन करने में मदद मिल जाता। मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो मस्ट है क्योंकि देख रहे हो सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही था या एनसीईआरटी से था।
ये देखो, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसको आप केमिकल बॉन्डिंग का भी कर सकते हो या इसको आप एस ब्लॉक का भी कर सकते हो। ये क्वेश्चन आपको केमिकल बॉन्डिंग में भी आ सकता है, ये क्वेश्चन आपको एस ब्लॉक में भी आ सकता है। तो आप पढ़े हो फजांस रूल, है ना, फजांस रूल पढ़े ना हो, फजांस रूल आप पढ़े होगे तो उसमें पढ़े होगी कटायन का, है ना, कटायन पे चार्ज ज्यादा हो और कटायन का साइज छोटा हो, कटायन पे चार्ज ज्यादा हो या कटायन का साइज छोटा हो तो कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर काफी ज्यादा होता है। तो देख लो, आप देखो चारों ऑप्शन में अनायन सेम है, Cl माइनस सब में अनायन है, तो हमको सिर्फ कटायन ही देखना है। तो कटायन क्या क्या है देख लो आप, मैग्नीशियम कटायन है, कैल्शियम कटायन है, स्ट्रॉन्सियम कटायन है, बेरियम कटायन है। चार्ज सब पे 2 यूनिट है, चार्ज तो सब पे 2 ही यूनिट है ना, तो साइज देखेंगे, ऊपर से नीचे साइज बढ़ेगा, मतलब मैग्नीशियम आयन का साइज सबसे छोटा, चार्ज सब पे सेम है और मैग्नीशियम आयन का साइज सबसे छोटा, तो साइज सबसे छोटा, तो अकॉर्डिंग टू फजांस रूल कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा, तो MgCl2 का कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा 2 ऑप्शन में है। और उसी तरह से उल्टा देख लो, बेरियम आयन का साइज सबसे बड़ा, तो साइज सबसे बड़ा तो कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे कम, तो कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे कम, तो आंसर बी हो जाएगा। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था फजांस रूल का कि अनायन सेम है तो कटायन का साइज देख लो, तो मैग्नीशियम आयन सबसे छोटा, तो अकॉर्डिंग टू फजांस रूल कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा, और आपको बेरियम आयन सबसे बड़ा, तो बेरियम आयन सबसे बड़ा, तो अकॉर्डिंग टू फजांस रूल आपको कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे कम। चलिए नेक्स्ट देखिए, वही इसी तरह का क्वेश्चन है, फजांस रूल पे ही क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का है ना, 2011 में आया था, जेईई मेंस का क्वेश्चन है, तो वही प्रीवियस ईयर किए रहते हैं, तो इस तरह क्वेश्चन करने में आपको मदद मिलता। हम सब में एक रेफरेंस दे दिए हैं प्रीवियस ईयर या एनसीईआरटी, तो आपको आइडिया लगे कि जो इस साल आपको केवीपी देना है क्लास 12th में, उसका प्रिपरेशन आपको कैसे करना है। तो 2011 जेईई मेंस में भी इस तरह का एक क्वेश्चन पूछा था, ठीक है ना, तो अगर आप ये किए रहते तो वो क्वेश्चन करने में आपको मदद मिल जाता। ये देखो सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना, डायरेक्टली एनसीईआरटी से उठाया हुआ है क्वेश्चन। पहला ऑप्शन है 100 पॉइंट हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। एक चीज याद रखिएगा, यहां पे पॉइंट इसीलिए दिया है 100 पॉइंट में ताकि ये जो 2 जीरो है वो सिग्निफिकेंट हो जाए। अगर केवल 100 लिखा रहता तो इसमें सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होता, लेकिन इस पॉइंट के चलते ये दोनों जीरो भी सिग्निफिकेंट हो गया, तो 100 पॉइंट में 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो ये गलत है। 1.00 पता है आपको, डेसिमल के बाद का जीरो है ना, तो ये सिग्निफिकेंट हो जाएगा क्योंकि आगे नॉन जीरो है, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया इसमें, तो ये भी गलत है। ये सही है, 4 सिग्निफिकेंट है, 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच जो जीरो होता है वो सिग्निफिकेंट होता है, तो 1 2 3 4, तो सही है, ये 4 है, सी होगा आंसर। और ये डायरेक्ट अगर आप एनसीईआरटी पढ़े हो तो एनसीईआरटी में रूल दिया है सिग्निफिकेंट फिगर का, है ना, डायरेक्टली देखो क्वेश्चन दिया है एनसीईआरटी में, है ना, देखो एनसीईआरटी में देखो क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से ही है ना, आप देख सकते हो यहां पर एनसीईआरटी में भी 2.005 ही यूज किया है, 2.005, तो आप देख सकते हो एग्जाम में भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है ना, और इसमें भी देख लो शायद यही क्वेश्चन था 2.005 ही, तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठाया हुआ है, तो समझ सकते हो ना, तो एनसीईआरटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए थर्मोडायनेमिक्स का काफी सिंपल क्वेश्चन है, ये थर्मोडायनेमिक्स का काफी सिंपल क्वेश्चन है। देखिए एक तरह से इसमें दिया है प्रेशर वॉल्यूम कर्व दिया है, ये कार्नोट साइकिल है, अगर आप पढ़े हो कार्नोट साइकिल तो ये कार्नोट साइकिल का कर्व है ना। पहला है रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, दूसरा है रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, तीसरा है रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन और चौथा है रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। ध्यान रखिए अगर आप कार्नोट साइकिल पढ़े हो तो ये ग्राफ कार्नोट साइकिल का है ना। तो अब आपसे इस ग्राफ को प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ को आपको कन्वर्ट करना है टेम्परेचर और इंट्रोपी में, टेम्परेचर और इंट्रोपी में। तो एक फॉर्मूला आप याद रखिएगा
कि आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस में जो इंट्रोपी चेंज होता है वो होता है एनआर एलएन वीएफ बाई वीआई। इस फॉर्मूला को आप याद रखिएगा कि अगर आइसोथर्मल रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है तो इंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला होता है डेल्टा एस का एनआर एलएन वीएफ बाई वीआई। इसका मतलब क्या है कि अगर गैस एक्सपैंड करेगा तो इंट्रोपी बढ़ेगा और गैस कॉम्प्रेस होगा तो इंट्रोपी घटेगा। गैस एक्सपैंड करेगा तो इंट्रोपी बढ़ेगा, गैस कॉम्प्रेस होगा तो इंट्रोपी घटेगा। और ये आप पढ़े हो, बहुत बेसिक फॉर्मूला है इंट्रोपी चेंज का, डेल्टा एस होता है क्यू अपॉन टी। ये तो बहुत बेसिक फॉर्मूला है। और आपको पता है एडियाबैटिक प्रोसेस में क्यू जीरो होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस में क्यू जीरो होता है, यानी कि एडियाबैटिक प्रोसेस में, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में डेल्टा एस जीरो होगा। इसको याद रखिएगा, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में डेल्टा एस जीरो होता है, इंट्रोपी चेंज नहीं करता क्योंकि क्यू जीरो होता है। तो अब चेक कर लो, है ना, बी टू सी एडियाबैटिक है, डी टू ए भी एडियाबैटिक है, तो एस है ना, इंट्रोपी एक्स एक्सिस पे ना है, तो देख रहे हो इंट्रोपी चेंज नहीं कर रहा है। और ए टू बी गैस एक्सपैंड कर रहा है तो इंट्रोपी बढ़ रहा है, सी टू डी गैस कॉम्प्रेस हो रहा है तो इंट्रोपी घट रहा है। आंसर ए हो जाएगा। तो बस इसमें दो ही चीज का कॉन्सेप्ट था, है ना, कि पहला अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है, गैस एक्सपैंड कर रहा है तो इंट्रोपी बढ़ेगा, और गैस कॉम्प्रेस हो रहा है तो इंट्रोपी घटेगा। और दूसरा, अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है तो एडियाबैटिक प्रोसेस में डेल्टा एस जीरो होता है, क्योंकि डेल्टा एस होता है क्यू अपॉन टी और एडियाबैटिक प्रोसेस में क्यू जीरो होता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, है ना। बस आपको ये दो बेसिक आइडिया पता होना चाहिए, और कार्नोट साइकिल आप पढ़े हुए हो। इस तरह क्वेश्चन जेईई एडवांस 2011 में आया हुआ था। अगर आप ये क्वेश्चन किए रहते, इंट्रोपी चेंज का आइडियल गैस कैलकुलेट करना है, तो बड़े आराम से उस ग्राफ को कर सकते थे। और ये तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस है तो डेल्टा एस जीरो होता है, क्योंकि क्यू भी जीरो होता है, और डेल्टा एस होता है क्यू अपॉन टी। तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट आप ट्राई कीजिए, तब तक वेट करते हैं। आप ट्राई कीजिए, हम उतर से सॉल्व कर रहे हैं, आप ट्राई कीजिए क्या आंसर होगा इसका। हाँ, सिंपल क्वेश्चन है, देख लीजिए आप, है ना। आपको दिया हुआ है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, क्लोरीन, आर्गन। हमको पता नहीं ये सब डेटा क्यों दिया हुआ है, क्योंकि जो ऑप्शन तो बहुत इजी है। और पूछ रहा है पोटेशियम का क्या होगा। आपको पता है ऊपर से नीचे आयोनाइजेशन एनर्जी घटता है, ये तो पता है आपको। ग्रुप में ऊपर से नीचे जाओगे आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा, मतलब पोटेशियम का आयोनाइजेशन एनर्जी सोडियम के आयोनाइजेशन एनर्जी से कम होगा। सोडियम का आयोनाइजेशन एनर्जी दिया है 5.14, तो हमको वो ऑप्शन देखना है जो 5.14 से कम हो। तो कौन सा ऑप्शन है? सी। बहुत बेसिक सवाल था, है ना। इतना आपको पता है, ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होता है, यानी कि पोटेशियम का आयोनाइजेशन एनर्जी सोडियम से कम होगा। तो सोडियम का जो आयोनाइजेशन एनर्जी देखना था और वो ऑप्शन सिलेक्ट करना था जो कि सोडियम के आयोनाइजेशन एनर्जी से कम है। तो एक ही ऑप्शन उस तरह का है, तो कुछ बचा ही नहीं इस क्वेश्चन में। आंसर सी हो जाएगा 4.3। और इस तरह का एक क्वेश्चन पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर में प्रॉब्लम 3.6 भी था, है ना। सॉल्व किए होंगे, ये सॉल्व एग्जांपल में क्वेश्चन है इस तरह का। तो अगर आप ये क्वेश्चन किए होते तो वो क्वेश्चन करने में बहुत मदद मिलता। एनसीईआरटी में डायरेक्ट एक है सॉल्व एग्जांपल इसी तरह का, तो इसको करने से उसको करने में मदद मिलता। सिंपल क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन देखो आप, ये जो ऑप्शन बनाया है मतलब बहुत ठीक से ऑप्शन नहीं बनाया है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही हो जाता है ये। मतलब जिसको उतना आइडिया नहीं है
बस शुरू का 2 लाइन पता है उसको, तो ऐसे ही ऑप्शन एलिमिनेट कर देता बिना सॉल्व किए हुए। देखो कैसे लिखा है कि डीकलराइजेस ब्रोमीन वाटर, तो डीकलराइजेस ब्रोमीन वाटर है यानी कि या फिर डबल बॉन्ड होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा, है ना। ब्रोमीन वाटर अगर डीकलराइज कर रहा है यानी कि टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन है, ये तो आपको पता है। ब्रोमीन वाटर अगर डीकलराइज कर रहा है, आप पढ़ो फर्स्ट लाइन, डीकलराइजेस ब्रोमीन वाटर यानी कि या फिर डबल बॉन्ड होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो सारे ऑप्शन इसमें तो आ गए, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। लेकिन एक और लिखिए, फॉर्म्स अ व्हाइट प्रेसिपिटेट इन इथानोलिक सिल्वर नाइट्रेट। आपको पता होना चाहिए ये लैब टेस्ट है टर्मिनल अल्काइन का, याद रखिएगा ये लैब टेस्ट है टर्मिनल अल्काइन का, ठीक है ना। तो टर्मिनल अल्काइन है वो सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है, ठीक है, व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो यहीं पे सारा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। मतलब अगर आपको आगे का कुछ नहीं पता है तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो टर्मिनल अल्काइन कौन है, ये नहीं है, ये भी नहीं है टर्मिनल अल्काइन, ये भी नहीं है, तो यही रहा। तो मतलब अगर आगे का आप नहीं भी देखो तो क्वेश्चन अब आपका सॉल्व हो चुका है, क्योंकि जो सेकंड लाइन जो लैब टेस्ट दे दिया ना उससे क्वेश्चन ऐसे ही खत्म हो गया। चलो आगे का भी कर ही देते हैं अब। तो ये आपको पता, ये तो वैसे याद रखिएगा ये क्वेश्चन केवीपीवाई लास्ट ईयर में भी आया था, मतलब ये क्वेश्चन रिपीटेड है इस तरह का, लेकिन वो थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट था इससे। इसमें तो सेकंड लाइन में ही क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आगे का आपको रिएक्शन नहीं भी पता हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप देख लो फिर क्या है, आपको ऑप्शन मिल ही गया है। तो C2H5 C ट्रिपल बॉन्ड CH को ट्रीट करोगे Hg2+ से, Hg2+ और एक्वस H2SO4, तो आपको पता है ये होता है मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर। याद रखिएगा अल्काइन को ट्रीट करते हैं Hg2+ एक्वस H2SO4 से, तो वाटर का मार्कोनिकॉफ एडिशन हो जाएगा और फिर यहां पे टॉटोमेरिज्म हो जाएगा। आपको पता है ये इनॉल फॉर्म है, क्या है, इनॉल फॉर्म। और इनॉल फॉर्म अनस्टेबल होता है क्योंकि जो C डबल बॉन्ड C का बॉन्ड एनर्जी कम होता है एज कंपेयर टू C डबल बॉन्ड O। तो जो इनॉल फॉर्म है वो कन्वर्ट हो जाएगा कीटो फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि C डबल बॉन्ड O मोर स्टेबल देन C डबल बॉन्ड C, ये कीटो फॉर्म में आ जाएगा। और मिथाइल कीटोन है, तो मिथाइल कीटोन क्या टेस्ट देता है, आयोडो फॉर्म, है ना। खैर ये तो 12th में पढ़ोगे, आयोडो फॉर्म टेस्ट 12th में पढ़ना है, लेकिन ध्यान रखिएगा जो मिथाइल कीटोन है वो आयोडीन NaOH के साथ देता है CHI3 येलो प्रेसिपिटेट, CHI3 येलो प्रेसिपिटेट, इसको याद रखिएगा। जो मिथाइल कीटोन है CH3CO उसको मिथाइल कीटोन कहते हैं, वो आयोडीन और NaOH के साथ देता है येलो प्रेसिपिटेट CHI3 का, है ना। तो खैर जो ऑप्शन बनाया था उसने ठीक से बनाया नहीं, वही क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व हो गया, बी सेकंड लाइन में ही क्वेश्चन सॉल्व हो चुका था, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पे आयोडो फॉर्म टेस्ट का जरूरत पड़ा ही नहीं, है ना। ट्रिकी क्वेश्चन तब होता जब जिसको आयोडो फॉर्म टेस्ट नहीं पता होता, लेकिन यहाँ पर टर्मिनल अल्काइन के टेस्ट से ही क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ध्यान रखिएगा वैसे जो मिथाइल कीटोन है CH3CO, अगर किसी कंपाउंड में CH3CO, याद रखिएगा किसी कंपाउंड में CH3CO, है ना, किसी कंपाउंड में CH3CO डायरेक्टली अटैच्ड है कार्बन या हाइड्रोजन से, है ना, CH3CO डायरेक्टली अटैच्ड है कार्बन या हाइड्रोजन से, तो आयोडीन NaOH के साथ देता है येलो प्रेसिपिटेट CHI3 का, क्या देता है, येलो प्रेसिपिटेट CHI3 का। तो क्वेश्चन हो गया सॉल्व, वो डिफिकल्ट था नहीं। और जैसा कि हम बताए थे इस तरह का क्वेश्चन लास्ट ईयर केवीपीवाई में भी आया था, लेकिन वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था इससे, क्योंकि उसमें आपको टर्मिनल अल्काइन का लैब टेस्ट इसमें नहीं पूछा है, उसमें पूछ दिया था, है ना। आप क्वेश्चन कंपेयर कर सकते हो, जो इस साल के क्वेश्चन में टर्मिनल अल्काइन का लैब टेस्ट दे दिया तो ऐसे ही क्वेश्चन समाप्त हो गया। इसमें लैब टेस्ट नहीं दिया था, तो इसमें आपको आयोडो फॉर्म टेस्ट पता होना चाहिए था, लेकिन फिर भी जो पहले से सॉल्व किया होता प्रीवियस ईयर उसके लिए
जो इस साल का क्वेश्चन आया था ये वाला बहुत आसान था। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट एनसीईआरटी का है ना, पढ़े हो कैरियस मेथड से सल्फर सब का परसेंटेज निकालना, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो क्या है, आपको पता है, देख लो, आपको पता है कि जो BaSO4 है उसका मोलर मास होता है 137 प्लस 96 233। बेरियम का एटॉमिक मास दिया है, सल्फर का पता होना चाहिए 32, ऑक्सीजन का 16। तो सॉल्व कर लोगे तो BaSO4 का मॉलिक्यूलर वेट 233 आ जाएगा। अब देख लो यूनिटरी मेथड से करेंगे, 233 ग्राम BaSO4 में सल्फर कितना है, एक सल्फर है 32 ग्राम, तो 1 ग्राम में कितना होगा 32/233। और क्वेश्चन में कितना मिला है BaSO4 0.233, तो 0.233 के लिए कितना हो जाएगा 32/233 इंटू 0.233। सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा यहां पर आपको 0.032 ग्राम, क्या आ जाएगा 0.032 ग्राम। और कंपाउंड का मास क्या है 0.102 ग्राम, कंपाउंड का क्या है 0.102 ग्राम। तो देखिए क्या है 0.102 ग्राम कंपाउंड में 0.032 सल्फर है ना, 0.102 ग्राम कंपाउंड में 0.032 सल्फर है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 102 ग्राम कंपाउंड में 32 ग्राम सल्फर है, 102 ग्राम कंपाउंड में 32 ग्राम सल्फर है। अब सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा, इस कंपाउंड का मोलर मास निकाल लोगे 102 ही आ जाएगा। चेक कर लो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो 12 5 60, एक सल्फर है 32, और हाइड्रोजन गिन लो, 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन 10 हाइड्रोजन, तो 102 एग्जैक्ट डेटा मैच कर गया ना, इसके 102 ग्राम में 32 ग्राम सल्फर है, और जो डेटा से भी वही आया, तो कंपाउंड यही हो जाएगा। समझ गए, इसके 102 ग्राम में 32 ग्राम सल्फर है, और जो एक्सपेरिमेंटल डेटा है उससे भी यही आया, तो आंसर क्या हो जाएगा डी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, है ना। और इस तरह का क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जांपल में है ना, कैरियस मेथड से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। इस तरह का क्वेश्चन अगर आप एनसीईआरटी का सॉल्व किए होते सॉल्व्ड एग्जांपल परसेंटेज निकालने वाला, तो आपसे आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इस तरह क्वेश्चन एनसीईआरटी में डायरेक्ट सॉल्व है, देख सकते हो आप। नेक्स्ट, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मेरे अनुसार पेपर का सबसे अच्छा क्वेश्चन यही था, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना था। पेपर का सबसे अच्छा क्वेश्चन मेरे अनुसार यही था। बेसिकली क्या है, एक सॉल्यूशन है, आपको पता है सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन को हीट किए तो 300 टू 310 में चला गया, टेम्परेचर 300 से 310 में चला गया, तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा 10 केल्विन, है ना। 300 से 310 में गया तो डिफरेंस 10 केल्विन का ना है, तो टेम्परेचर बढ़ गया 10 केल्विन का। अब आप देख लो क्वेश्चन में डेटा दिया है आपको, सॉल्यूट का भी दिया है स्पेसिफिक हीट 0.86, और सॉल्वेंट वाटर है उसका स्पेसिफिक हीट दिया है 4.2। मतलब सॉल्यूट का अलग स्पेसिफिक हीट है, सॉल्वेंट का अलग स्पेसिफिक हीट है, तो दोनों के जो हीट को अलग अलग निकालना पड़ेगा। मतलब क्या है, जो टोटल हीट चाहिए हो जाएगा क्यू सॉल्यूट प्लस क्यू सॉल्वेंट, तो टोटल हीट देंगे हम, वो सॉल्यूट को भी मिलेगा और सॉल्वेंट को मिलेगा। तो सॉल्यूट के लिए थोड़ा अलग हीट चाहिए, सॉल्वेंट के लिए अलग हीट चाहिए, क्योंकि दोनों का स्पेसिफिक हीट अलग अलग है। तो फॉर्मूला यूज कर दो स्पेसिफिक हीट का, तो आपको पता ही है M1S1 डेल्टा टी प्लस M2S2 डेल्टा टी। H2 आपको ये है, S1 ये है ना। सॉल्यूट का स्पेसिफिक हीट है आप S1 0.86, सॉल्वेंट का स्पेसिफिक हीट है H2 4.2। अब हमको M1 और M2 निकालना है, क्योंकि डेल्टा टी तो 10 है। तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है
कि 10 ग्राम ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन, ये बहुत बड़ा हिंट है, 10 ग्राम ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन, तो 10 ग्राम पूरे सॉल्यूशन का मास है, 10 ग्राम पूरे सॉल्यूशन का मास है। तो ये देख लो, सॉल्यूट मान लेंगे x, सॉल्यूट मान लेंगे x, तो सॉल्वेंट क्या हो जाएगा 10 माइनस एक्स, है ना, सॉल्यूशन आपको 10 है, सॉल्यूशन का मास 10 ग्राम है पूरा, क्वेश्चन पढ़ो, 10 ग्राम ऑफ 1 मोलर एल्कोहल सॉल्यूशन, तो सॉल्यूट है अगर x तो सॉल्वेंट हो जाएगा 10 माइनस एक्स। अब क्वेश्चन में दिया है 1 मोलर सॉल्यूशन, है ना, 1 मोलर, तो मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास सॉल्यूट का दिया है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो x अपॉन 58 कर देते हैं, क्योंकि मास है सॉल्यूट का x, तो मोल्स हो जाएगा x अपॉन 58 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो सॉल्वेंट का मास 10 माइनस एक्स ग्राम ना है, तो केजी में क्या हो जाएगा 10 माइनस एक्स अपॉन 1000, है ना, सॉल्यूट का मास x ग्राम था, मॉलिक्यूलर वेट 58 दिया है, तो मोल्स हो जाएगा x अपॉन 58, तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, सॉल्वेंट का मास है 10 माइनस एक्स ग्राम में है, उसको केजी में कन्वर्ट करोगे तो 10 माइनस एक्स बाई 1000, मोलैलिटी 1 दिया है, यहां से आप x सॉल्व कर लेना, यहां पर आपको एक वर्क दे रहे हैं, यहां से आप x सॉल्व कर दोगे, ठीक है ना, x सॉल्व कर लोगे तो x कर दोगे तो आपको आ जाएगा m1, x क्या है m1, x किसका मास मान लें सॉल्यूट का ना, तो 10 माइनस एक्स क्या हो जाएगा m2, है ना, x हो जाएगा m1 और 10 माइनस एक्स हो जाएगा m2, s1 दिया है 0.86, s2 दिया है 4.2, डेल्टा t क्या है 10, तो सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा 401.7। आप थोड़ा x कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है ना, x, ठीक है ना, x कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो x है सॉल्यूट का मास, 10 माइनस एक्स है सॉल्वेंट का मास m2, ठीक है ना, और वैल्यू पुट कर दोगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, तो आंसर 401.7 होगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, सिंपल, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, पूरा मेथड यही है, x कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो x सॉल्यूट का मास है, 10 माइनस एक्स सॉल्वेंट का मास है, और m1 हो गया सॉल्यूट का मास, m2 हो गया सॉल्वेंट का मास, s1 स्पेसिफिक हीट दिया है, s2 स्पेसिफिक हीट सॉल्वेंट का दिया है, और डेल्टा t 10 है, वैल्यू पुट कर देना, है ना। और इस तरह का क्वेश्चन में देखिए बेसिकली आपको एनसीईआरटी में स्पेसिफिक हीट तो दिया है, समझ गए, ये थोड़ा इसलिए बोलिए पेपर का सबसे अच्छा क्वेश्चन था, इसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना था। वैसे एनसीईआरटी में आपको स्पेसिफिक हीट के बारे में आइडिया दिया है, फॉर्मूला देख रहे हो mc डेल्टा t, है ना, फॉर्मूला आप देख सकते हो, mc है, स्पेसिफिक हीट को यहाँ c से मेंशन किया है, हम लोग s से भी कर सकते हैं, तो स्पेसिफिक हीट के बारे में यहाँ पर एनसीईआरटी में आइडिया दिया हुआ है। तो अगर आपको स्पेसिफिक हीट का आइडिया है, एनसीईआरटी पढ़े होते तो आपको स्पेसिफिक हीट का आइडिया होता, और जिससे आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो मतलब ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरह का रेलेवेंट क्वेश्चन थोड़ा आपको बहुत कम मिलता है, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। मतलब इस तरह क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे तो समझ लो फुल मार्क्स भी स्कोर कर सकते हो। आप केमिस्ट्री में जो पेपर्स हुआ था आप 25 आउट ऑफ 25 भी स्कोर कर सकते थे। चलो नेक्स्ट, ये देखिए, है ना, ये बहुत आपको इस तरह क्वेश्चन तो बहुत किए होते हो, हम बेसिक आइडिया देते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ होता क्या है, बाकी इसका डायरेक्ट फॉर्मूला से करेंगे इसको। वॉल्यूम स्ट्रेंथ होता क्या है कि अगर 1 लीटर H2O2 सैंपल है, फिर से देख लो, अगर 1 लीटर H2O2 सैंपल है और वो डिकम्पोज करके V लीटर ऑक्सीजन गैस दे, क्या दे, V लीटर ऑक्सीजन गैस दे एचटीपी पे। फिर से देख लो, वॉल्यूम स्ट्रेंथ होता क्या है, अगर 1 लीटर H2O2 सैंपल है और वो डिकम्पोज करके एचटीपी पे V लीटर ऑक्सीजन गैस दे, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ होता है V। वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होता है V, तो ध्यान रखिएगा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज कि 1 लीटर H2O2 सैंपल डिकम्पोज करके एचटीपी पे V लीटर ऑक्सीजन गैस दे। ये डायरेक्टली हम फॉर्मूला इसका बता देते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा,
वॉल्यूम स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है नॉर्मेलिटी इंटू 5.6 या मोलैरिटी इंटू 11.2। दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, आपसे हो जाए क्वेश्चन। आपको यहां नॉर्मेलिटी दिया है ना, तो 5.6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर ये हो जाएगा 10 वॉल्यूम, है ना। इसका फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा, बहुत आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस पे बेस्ड क्वेश्चन। वॉल्यूम स्ट्रेंथ होता है नॉर्मेलिटी इंटू 5.6 या मोलैरिटी इंटू 11.2। तो यहां नॉर्मेलिटी दिया है तो फॉर्मूला यूज कर लेंगे नॉर्मेलिटी इंटू 5.6। और ये डायरेक्टली इस तरह का क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में सॉल्व है ना। हाइड्रोजन चैप्टर में एग्जाम्पल 9.5 इसी तरह का है, उसमें भी 10 वॉल्यूम ही दिया है, देख लो, है ना। उल्टा है, इसमें आपसे वॉल्यूम स्ट्रेंथ पूछ रहा है क्वेश्चन में केवीवीवाई में, और आपको नॉर्मेलिटी दिया है, इसमें आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ दिया है और आपको मोलैरिटी ये सब निकालना है। तो क्वेश्चन सेम है, डेटा चेंज कर दिया है ना। तो ये भी एनसीईआरटी से ही उठाया गया है, हाइड्रोजन चैप्टर में सोल्ड एग्जाम्पल 9.5। ये जो क्वेश्चन है आपको डायरेक्ट आपको एनसीईआरटी से है, स्टेट्स ऑफ मैटर। अगर आप एनसीईआरटी स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़े में उसमें पढ़े होंगे एंड्रयूज आइसोथर्म, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए आपको एंड्रयूज आइसोथर्म प्लॉट किया गया है, तो आपसे आराम से ये क्वेश्चन हो जाता। देख लो क्वेश्चन क्या है। आपको पता है क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है। क्रिटिकल टेम्परेचर वो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है जिसपे कोई गैस, मतलब वो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है जिसके अबव कोई गैस लिक्विफाई नहीं हो सकता। फिर से ध्यान रखिएगा, क्रिटिकल टेम्परेचर वो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है जिसके अबव कोई गैस लिक्विफाई नहीं हो सकता। तो T1 बड़ा है TC से, तो T1 TC से बड़ा है तो T1 पे गैस लिक्विफाई नहीं होगा, तो ये सही है ना। T1 TC से बड़ा है तो T1 पे गैस लिक्विफाई नहीं होगा। At B liquid starts to appear at T2, बिल्कुल सही है। इस पॉइंट पे गैस लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू होता है। यहां पे गैस है, यहां पर गैस लिक्विड है, यहां पर केवल लिक्विड है ना। हॉरिजॉन्टल रीजन में गैस लिक्विड दोनों एग्जिस्ट करता है, और जो ऊपर वाला वर्टिकल रीजन है उसमें केवल लिक्विड होता है और नीचे वाले में गैस होता है। मतलब इधर गैस लिक्विड दोनों, इधर केवल लिक्विड, तो ये भी सही है। टीसी, हाँ टीसी तो क्रिटिकल टेम्परेचर डिफाइन ही कर दिया आपको कि मैक्सिमम टेम्परेचर जिस पे गैस लिक्विफाई हो सकता है, तो ये भी सही है। और फोर्थ पे बिल्कुल सही, जैसा कि बताएं ए के अबव गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है पूरा, तो लिक्विड मिलेगा, तो डी भी सही है। तो आंसर इसका हो जाएगा डी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। तो मतलब ये क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से था। आप देख लो एंड्रयूज आइसोथर्म, है ना, ये क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से था। आप देख सकते हो वही है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस का दिया है और यहां पे कोई गैस मेंशन नहीं किया है, नॉर्मल गैस के लिए सोच सकते हो, लेकिन ये क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से था। तो आज का सेशन एक तरह से हम यहीं पर अब एंड कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं जब आप 12th का केवीपीवाई दोगे तो जो आज हम आपको इंस्ट्रक्शन बताए हैं उसको फॉलो कीजिएगा। क्या क्या फॉलो करना है आपको ध्यान रखिएगा। अब आप जो टीचर आपको पढ़ाता है उसका लेक्चर नोट्स अच्छे से पढ़ना, प्लस एनसीईआरटी बुक को अच्छे से पढ़िएगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। आप टीचर के लेक्चर नोट्स, एनसीईआरटी बुक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कीजिएगा, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जब आप 12th में केवीपीवाई दोगे तो 40 में आप आराम से 35 तो स्कोर कर ही सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।